हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम.ai। तो आज का सेशन CUET के बारे में रहने वाला है। आई एम गीतांजलि, दिस इज़ DT सर एंड दिस इज़ अजय सर। तो आज की शुरुआत करते हैं CUET के बारे में। छोटी से बड़ी हर डिटेल्स को देखेंगे। CUET में जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही में बच्चों की जो क्वेरीज हुई है हम उनको भी साथ में लेने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहले अपन देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक डिटेल्स CUET के बारे में कि CUET होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है। जैसे अगर CUET की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की फुल फॉर्म है इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2022। मतलब ये बहुत ही रिसेंट आया है, 3 ही साल हुए इस एग्जाम को, और इसके बावजूद भी ये 3rd लार्जेस्ट एग्जाम है फॉर UG प्रोग्राम्स। ठीक है, into all UG programs and in all central universities under the Ministry of एजुकेशन MOE। अब बेसिक सी चीज़ है कि CUET क्यों आया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि पहले क्या होता था, जब भी हर एक यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट करती थी, जिसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो एक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हो जाते थे। तो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक यूनिफॉर्मिटी रहे, इसी के लिए CUET का एग्ज़ाम है। तो जितनी भी आपकी एंट्रेंस, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा जो कि होगा CUET। जैसे कि आप देख सकते हैं CUET UG प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट बोर्ड्स। भले ही बच्चा जो है वो राजस्थान बोर्ड से है, CBSE से है, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड से है, MP बोर्ड से है, सबके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होगा। CUET is a single examination which enable the candidate to cover a wide outreach and be a part of the admission process to approximate 47 central universities, BHU, DU सारी जो है इसके अंदर आती है, 250 प्लस अदर जैसे कि स्टेट, डीम, प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देने की ज़रूरत है जो कि होगा CUET। जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और जो इसे कंडक्ट करवाते हैं वो होता है NTA। तो अब जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है कि क्या एस्टिमेशन है 2024 के पेपर का, कितने बच्चों ने दिया है, क्या बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी दुर्गेश तिवारी सर, DT सर को, जो कि बहुत सालों से बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आइए सर, वेलकम टू। थैंक यू गीतांजलि मैम। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, यहाँ हमने 2024 की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं बच्चों। 2024 में ये जो एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रही हैं तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस एग्ज़ाम के अंडर रजिस्टर्ड हैं वो रही हैं 2024 में 283 यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड थी उस समय पर। दूसरा, ये यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो इनमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रही हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, कुछ आप कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों, और आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनके अंडर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स इस 2024 में रजिस्टर्ड हुए इस एग्ज़ाम में। तो बच्चों वो स्टूडेंट्स हैं 13,47,820, यानी कि एक काफ़ी लार्ज अमाउंट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एग्ज़ाम भी है अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो। फिर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए हैं वो हैं 11,13,610। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल टेस्ट सेंटर इंडिया में और आउटसाइड टोटल कितने रहे हैं। तो बच्चों टोटल अगर सेंटर्स की बात करें तो सेंटर्स रहे हैं 2157, और इनमें से भी 26 ऐसे सेंटर थे जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि एक रेपुटेड एग्जाम आप मान सकते हैं इसे। हम बात करें यहाँ पर यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट। यूनिक कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ हम अगले जो अपना पॉइंट है उसमें बात करने वाले हैं इसके बारे में ही बेसिकली, कि टोटल 33 लैंग्वेज होती थी 2024 में, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इस टाइप की। इसके अलावा 29 डोमेन होते थे। इन डोमेन में क्या है बेसिकली, इन डोमेन में आपके सब्जेक्ट होते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट, ये सब।
इसके अलावा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। तो इनको इंक्लूड करते हुए कई कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, यानी कि चॉइस होती है बच्चे के पास में, और चॉइस होती है तो फिर वो अपने हिसाब से चूज करता है कि मुझे आर्ट लेना है, मुझे पर्टिकुलर कॉमर्स स्ट्रीम लेके एग्जाम देना है, मुझे जनरल टेस्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज भी चूज करनी है, यानी ऐसे कई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं बच्चे। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो लास्ट ईयर 2024 में बनाए गए थे वो थे 57,95,000, यानी एक बड़ा लार्ज अमाउंट है बच्चों यहाँ पर जिस कॉम्बिनेशन में बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है, यानी इतनी सारी चॉइसेज हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एग्जाम में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की कितनी सारी चॉइस अवेलेबल होती हैं बच्चों के पास। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो 33 लैंग्वेज रहे हैं, 29 डोमेन एंड एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहा है, यानी टोटल हम कह सकते हैं सब्जेक्ट रहे हैं 63। हालांकि इस साल 2025 से इसको रिड्यूस कर दिया गया है और रिड्यूस करने के बाद अब ये रह गए 37। हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मीडियम्स। लैंग्वेज के लिए अगर बात करें, यानी टेस्ट पेपर का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज रहा है 13, और टोटल लैंग्वेज जिनको आप टेस्ट में दे सकते थे वो थी 33। तो यहाँ पर क्या किया है इस बार NTA ने, जो कि गवर्निंग बॉडी भी है, इसकी एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी भी है, उसने क्या किया है इस बार 2025 से लैंग्वेज को भी रिड्यूस करके 13 ही कर दिया है। तो यानी वो मोड जिनमें आप एग्जाम देने वाले हैं वो वही लैंग्वेज होंगी जो लैंग्वेज आप बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पर 2025 के बारे में आपको दी गई है कि इस बार 2024 से क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो कि 67 हुआ करते थे वो 63 हुआ करते थे, उनको रिड्यूस करके अब कर दिया गया है 37। सिमिलरली लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर बच्चों को क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए गए थे, यानी कि आप ऑप्शनली कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे, बट इस बार 2025 में आप कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको सॉल्व करने ही होंगे। इस एग्जाम की एक और खास बात है मार्किंग स्कीम। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें +5 -1 की मार्किंग स्कीम है, जो कि किसी और एग्जाम में नहीं होती। तो ये एक यूनिक बात है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं यहां पर, इन ईयर 2025 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड ओनली, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे, जैसे मान लीजिए नीट देने की आपको आदत है और नीट होता है ऑफलाइन मोड में, तो ज्यादातर बच्चे हैबिचुअल नहीं होते हैं CBT के लिए। तो 2025 में जब आप CUET देने जा रहे हैं तो उससे पहले CBT मोड में आपको कुछ मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए बच्चों। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर रिड्यूस्ड टू 37। अब ये 37 कैसे होते हैं टोटल? तो बच्चों इस 37 में 13 तो हो गए लैंग्वेज, इसके बाद 23 हो गए आपके पास डोमेन, और एक हो गया आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी टोटल यहां पर ये हो जाते हैं 37, जो कि लास्ट ईयर कितने थे 63। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स टू अपीयर इन द एग्जाम। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? तो कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि मुझे इन 37 सब्जेक्ट में से कुछ चूज करना है, तो वो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाह रहा है, ले सकता है। वो चाहता है कि मुझे लैंग्वेज लेनी है, वो एक लैंग्वेज चूज कर सकता है। उसे लगता है कि मुझे कुछ सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो भी चूज कर सकता है। तो कितने? तो यहां जो मैक्सिमम लिमिट लगाई गई है बच्चों वो है 5, यानी 5 से ज्यादा ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप चूज नहीं कर सकते आउट ऑफ 37। तो यहां एक लिमिट है। इसके बाद हम बात करें, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 60 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे का रहेगा। Students will not get a choice in the exam papers, they will have to answer all the questions। तो जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों, इस बार कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर विल बी नो कंपल्सन फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट्स। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट लिए थे PCM, लेकिन
आप चाहते हैं कि CUET में मैं बायो के साथ में ये एग्जाम देना चाहता हूं, या मैं आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहता हूं, या मैं किसी लैंग्वेज के थ्रू जाना चाहता हूं, तो बच्चों यहां पर आपको पूरी फ्रीडम है कि आप 12th क्लास में जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनके अलावा भी कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चॉइस है आपके पास। किसी का ऐसा रहता है कि उसने PCM लिया है लेकिन उसका हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत अच्छा रहा है कभी, और वो चाहता है कि यार CUET में हिस्ट्री के थ्रू ही देना चाहता हूं, तो वो भी चूज कर सकता है। तो एक ऑप्शनल यहाँ पर आपके पास में चीजें हैं कि आप अपने मन से आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर रिड्यूस्ड सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज विल कंसीडर द स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट ओनली। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि अगर कहीं पर सब्जेक्ट रिड्यूस हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी का मान लीजिए वो सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो उस केस में यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके स्कोर को कंसीडर करेगी। और इसीलिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये सजेस्ट भी करते हैं कि आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो जरूर दें, क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इसका बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एडवाइजेबल टू ऑल दी स्टूडेंट्स दैट दे शुड अपीयर इन GT पेपर। तो वो जो मैं बात कर रहा था बच्चों, वो यही बात है बेसिकली। आते हैं अगली इंफॉर्मेशन पर। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए बच्चों, CUET UG एक्सपर्ट्स एडवाइस। मतलब हम लोग आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि भाई CUET में कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। आप कौन कौन से सब्जेक्ट कंबाइन करें जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट CUET में प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके लिए देखिए, सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। अब इसमें बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कोर्स की, किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब सिलेक्शन के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन क्राइटेरिया है फाइनेंशियल, कि मुझे बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं करना है, तो उसके लिए वो एक क्राइटेरिया है। तो उसे अपने उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी। किसी का हो सकता है वहाँ पर जो रनिंग कोर्सेज हैं, मान लीजिए किसी को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन में कुछ कोर्स करना है, तो वो किस यूनिवर्सिटी में उसे वो देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे। अब वो क्या क्या हो सकते हैं देखिए, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को कवर किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड कोर्स एंड इट्स कॉम्बिनेशंस, मतलब जो कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं, जो कोर्स आप चाहते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, ये आपको देखना होता है। दूसरा, NIRF, NAC और अदर रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब जो स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या रैंकिंग है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। बच्चों ये तो अल्टीमेट गोल ही होता है सबका। हम पढ़ते हैं, हम जॉब करते हैं, उसका अल्टीमेट एम क्या है, पैसा कमाना। तो हर स्टूडेंट जब किसी कॉलेज में जा रहा होता है उसका प्राइमरी गोल यही होता है कि फाइनली मुझे क्या मिलेगा, मेरा फाइनल मतलब प्लेसमेंट किस रेंज में होगा। और हर बच्चा, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैक्सिमम प्लेसमेंट हो, अच्छे से अच्छा पैसा मिले। तो एक क्राइटेरिया मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी यही होता है कि किसी यूनिवर्सिटी से फाइनली प्लेसमेंट कितने हुए, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के आउटकम को जज करने का एक तरीका है, उसकी रेपुटेशन को जज कर सकते हैं आप कि भाई यूनिवर्सिटी की मार्केट में रेपुटेशन क्या है। तो बच्चों ये भी एक क्राइटेरिया है यहाँ पर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। फी एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ यूनिवर्सिटी। कई अच्छी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पर फीस कम है, और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होंगी जिनकी रैंकिंग कम है लेकिन फीस ज्यादा है। तो आपको ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें फीस भी कम है। मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जाम लेवल पर। लेवल ऑफ दिस एग्जाम इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत टफ एग्जाम नहीं आता है। जब आप नीट, CA, JEE मेंस, JEE एडवांस ऐसे एग्जाम दे चुके हैं तो उनके कंपैरिजन में इस एग्जाम का लेवल आपको इजी लगना ही है। बेस्ड ऑन NCERT करिकुलम, बच्चों सिलेबस जो है वो 12th NCERT की जो बुक है उनके अकॉर्डिंग ही सिलेबस रहता है। यानी अगर कोई बच्चा फिजिक्स ले रहा है, इसका मतलब 12th क्लास फिजिक्स जो NCERT के अकॉर्डिंग है वही आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट है एग्जाम सिलेबस NCERT बुक ऑफ क्लास 12th, यानी क्लास 12th का ही सिलेबस है, केवल 11th या किसी और सिलेबस से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है।
नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपको दिमाग में रखना है, तो फोकस ऑन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। यानी आप बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो आपने लैंग्वेज चूज की है, आपने जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो आप अपने में बेहतर होंगे ही। आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो आपकी फिजिक्स तो नो डाउट बहुत अच्छी है ही, लेकिन जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब एग्जाम को जब आप दे रहे हैं, तो आपको यहाँ लैंग्वेज पर और जनरल एबिलिटी टेस्ट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएं बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ टारगेट यूनिवर्सिटी। यानी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट कुछ और इंफॉर्मेशंस बच्चों, उनके लिए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा अजय सर को, जो कि आपको कुछ FAQ के थ्रू इस एग्जाम के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बीटेक कोर्स आपको ऑफ़र किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ इतनी ही यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जो यहाँ पर आपको अभी स्लाइड पे दिख रही हैं, इससे कई ज़्यादा आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनकी डिमांड अभी मार्केट में है और इसमें अच्छा जो प्लेसमेंट है वो होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है DU, और इसमें जो इंस्टीट्यूट है वो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये अभी बहुत ही डिमांडिंग मतलब सेंटर है। इसमें जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ओके, तो ये बहुत ही डिमांडिंग इस समय ये कोर्स है। इसकी अगर फीस की अगर हम लोग बात करें तो ये 10,000 से लेकर के 18,000 पर ईयर इसकी फ़ीस वेरी कर रही है। और इसमें पैकेज अगर आप देखें तो कितना अच्छा पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 से 12 लाख का पैकेज आपको यहाँ पर स्टूडेंट को इनिशियल फेज़ में मिल जाता है। ओके, ये एवरेज प्लेसमेंट है, इसका मतलब जो हाईएस्ट पैकेज होगा या जो लोएस्ट पैकेज होगा वो डिफ़र करेगा। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, ओके, यहाँ पर मैं एक बात और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। इस कोर्स में आपको एक्चुअल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट में 60% मिनिमम स्कोर करना चाहिए 12th में। ओके, जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होगा जिसका एग्ज़ाम आपको CUET में देना पड़ेगा, प्लस एक लैंग्वेज कोर्स होगा। ओके, और उसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो आपको मालूम है बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। JEE एडवांस में इसके थ्रू एडमिशन आपको मिलता है। इसमें आपको ये कोर्स बीटेक में ऑफर किया जाता है CUET के थ्रू। ओके, तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक कोर्स है जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई करवाई जाती है। इसकी अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस है अप्रॉक्सीमेट 10,000 पर ईयर, और इसमें भी अगर आप देखें तो जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 8 से 10 लाख का इनिशियल फेज़ में बच्चों का लगता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा CUH। इसमें अगर आप देखें तो जो रूटीन ब्रांच है वो ऑफ़र की जाती हैं। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग भी यहाँ पर आपको ऑफ़र की जाती है। इसमें जो फीस है वो है 72,000 पर ईयर, और जो पैकेज है यहाँ पर एनुअल पैकेज एवरेज पैकेज वो है 5 to 7 लाख पर एनम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसमें अगर आप देखें तो आपको अगेन कंप्यूटर साइंस का ऑफर आपको मिलता है। कंप्यूटर साइंस में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही डिमांडिंग ये ब्रांच है, इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है CUET के थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये भी एवरग्रीन ब्रांच है। ओके, इसकी फ़ीस थोड़ी हायर साइड में है 75,000 पर ईयर, और अगर मैं यहाँ पर एनुअल पैकेज की बात करूँ तो 6 to 9 lakhs पर एनम यहाँ पर इनिशियल फेज़ में पैकेज मिलता है।
लास्ट है हमारे पास में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फीस की अगर बात करें तो ये 1,10,000 पर ईयर की फीस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर आप एनुअल पैकेज की बात करें तो वो 8 से 10 लाख पर ईयर का पैकेज यहाँ पर इनिशियल फेज में बच्चों को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, ये तो बीटेक कोर्स की बात हो गई। इसमें हमारे पास में कुछ और भी ऑप्शन है बीटेक के अलावा, जिसमें मैथ और बायो स्ट्रीम से आप डिफरेंट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन डी यू में हमारे पास में बीएससी ऑनर्स मैथ्स बायो दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, देन फूड टेक्नोलॉजी, इसका भी ऑप्शन आपके पास में है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो डेटा साइंस, ये अगेन एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन है हमारे पास में, जिसकी डिमांड है आप, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है। फीस की अगर मैं बात करूं तो 15,000 से लेकर के 25,000 पर ईयर की फीस है। एनुअल पैकेज यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, अगर आप देखें जो 7 से 12 लाख LPA आपको दिख रहा है। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेस BSc के आपको ऑफर किए जा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी इसका भी ऑप्शन है आपके पास में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं CUET के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ और कोर्स हैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड। इसमें भी अगर आप देखें तो DU में हमारे पास में ऑप्शन है। फ़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, 15,000 से लेकर के 25,000 पर ईयर, एंड एनुअल पैकेज का भी आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा। स्पेशली यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इसमें फ़ीस ज़रूर हायर साइड में है, 94,000 से लेकर के 2.1 लाख कंप्लीट कोर्स में। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इनिशियल पैकेज बहुत ही अच्छा बच्चों को ऑफ़र किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा गीतांजलि मैम को फर्दर बच्चों को गाइड करने के लिए। तो बच्चों यहाँ तक सर ने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि बीटेक से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज थे, और साथ ही में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के भी। अब अपन देखने वाले कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आपने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, इन सब के बारे में देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें 7 to 8 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि अपन एक टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, तो अपन सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट के बारे में देखने वाले हैं वो है बड़ा ही यूनिक इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी MET यूपी के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इन एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो, एंड ऐसा ही BBA में भी है, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन मैनेजमेंट। सेम अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक भी यहाँ से क्या है पॉसिबल है। कौन से कोर्सेज के लिए? एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग्स के लिए। अब अगर इनकी क्राइटेरिया की बात करें तो बहुत ही छोटा सा क्राइटेरिया है। आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास 12th के साथ में 50 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और एज लिमिट यहाँ पर है 21 ईयर्स। अभी अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी उसके हिसाब से कोई एज लिमिट नहीं थी, मगर कुछ जो स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एज लिमिट रखती है। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी जो भी आपके टारगेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका यहाँ पर क्राइटेरिया भी एक बार पढ़ लेना है। फिर जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का था, यहाँ पर भी किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो 12th के साथ। सिर्फ आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, 21 ईयर्स की एज चाहिए। पर जैसे ही आप बीटेक पे आते हो तो बीटेक के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए इंग्लिश के साथ में, और सेम ऐसा जब आप इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में कर रहे हो तब भी आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या ड्यूरेशन है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। प्रोग्राम की ड्यूरेशन वही जो बीटेक की जनरली होती है, 4 years 8 semesters। प्रोग्राम का जो नेम है वो है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। टोटल फीस जो है वो आपकी पड़ती है 5.5 to 6 लाख, ठीक है। इसमें इसी फीस में क्या क्या इंक्लूडेड है, अकाडमिक, हॉस्टल, मैस एंड बस चार्जेस सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर यूनिवर्सिटी की टाइप की बात करें तो अपन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सर ने आपको एक्सप्लेन करी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड होती है, उसके अलावा जनरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं अदर्स में, तो वही यहाँ पर है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ऐसी ही एक बहुत यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अपन देखेंगे, आप में से कुछ ने शायद इसका नाम भी सुना हो, ICAR। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 3 to 4 years रहेगा। 4 years फॉर बीटेक, 3 years अगर आप जनरल BSc कुछ कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम की नेम की बात करें तो BSc है। BFSC क्या होता है? फिशरी साइंस में अगर आप करना चाह रहे हो। बायोटेक है, बीटेक है फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके और भी कोर्सेज है। अगर टोटल फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 1000, मतलब आप देख सकते हो कितना मिनिमम चार्जर है। 1000 से लेकर 1.5 लाख तक का आपका क्या है यहाँ पर टोटल फ़ीस रहेगी। फ़ीस में ही आपके सारे अकाडमिक, हॉस्टल और जितने भी अदर चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। अगर यूनिवर्सिटी की टाइप की बात करें तो यहाँ पर 74, मतलब जो ICAR है उसके अंदर 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसके अंदर 63 जो है वो क्या है बच्चों आपकी, वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है स्टेट की। जो 4 है वो क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है। और जो 3 है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। आइए कुछ कोर्सेज़ के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको मिलेंगे। सबसे पहले हैं BFSC, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, फिर BSc ऑनर्स। कोई भी जनरल कोर्स करने से अच्छा आप ऐसे जो बहुत यूनिक कोर्सेज होते हैं ऑनर्स वगैरह, जिसमें आपके पैकेजेस भी कंपैरेटिवली हाई होते हैं, वो सारी चीज़ें करें। जैसे एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में इवन यहाँ पर है, फॉरेस्ट्री के अंदर है, नेचुरल फार्मिंग है, सेरिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है। आप देख सकते हो फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के लिए के अंदर भी BSc है यहाँ पर, BSc ऑनर्स। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो बीटेक करवा रही है, और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बीटेक के भी 3 से 4 ऑप्शंस है यहाँ पर। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं या फिर देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए। मतलब या तो आपके पास एग्रीकल्चर के साथ में बायोलॉजी, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कुछ हो। केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, और साथ ही में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिनिमम रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इनमें से आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिनिमम लेने हैं। कैंडिडेट हु अपीयर इन द सब्जेक्ट डिफरेंट देन द वन विच इज पास्ड इन द 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग एडमिशन एंड विल स्टैंड रिजेक्टेड। मतलब यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है कि CUET के अंदर कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप मैथ्स के हो तो आप कॉमर्स का फील्ड नहीं चूज़ कर सकते, मगर वो फॉर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्लियरली लिख रखा है। इसीलिए हर एक यूनिवर्सिटी का भी आपको, जो भी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है, उसका बेसिक चीज़ें आपको पढ़ी होनी चाहिए या याद होनी चाहिए। और इन केस आपके फिर भी कोई डाउट आते हैं जिनके बारे में आप क्लियर नहीं हो, जिनके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। जो 3rd पॉइंट है वो है द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली 2 सब्जेक्ट, जो कि 3 में से जो चूज़ करेगा इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन, उनमें से ही वो भर सकता है। 4th पॉइंट की बात करें तो मैनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैव स्पेशल कंडीशंस। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपको कंडीशंस बताई गई है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे जनरली कोई एज लिमिट नहीं होती CUET में, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है। जैसे अभी आपने एक एविएशन की यूनिवर्सिटी देखी, उसके अंदर 21 ईयर्स एज लिमिट थी। वैसे ही आपको हर एक जो आपका टारगेट यूनिवर्सिटी है उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
जेंडर स्पेसिफिक प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है, डिटेल वीडियो चाहिए, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों इसी के साथ अब मैं आपको यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो तो ख़त्म हो चुका है। अब अपन यहाँ पर कुछ जो डाउट जो बच्चों के आए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो ये था कि CUET का बेनिफिट क्या है, तो उसके बारे में एक बार आप डिटेल देना चाहें। CUET का बेनिफिट बच्चों ये है कि आप अगर नीट दे चुके हैं, जेई मेंस दे चुके हैं, आप एडवांस दे चुके हैं, मान लीजिए उसके बाद भी आपको एक ऑप्शन की तलाश है कि अब क्या करें, इन तीनों ही में हमारा नहीं हुआ है, यानी कि आप जो भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद किसी ऑप्शन की तलाश में हैं कि एक ऐसा ऑप्शन जिससे कि मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए, जिसकी फ़ीस कम हो, जहाँ से एक अच्छा प्लेसमेंट मुझे मिले, तो वो सारी तलाश आपकी ख़त्म होती है CUET पर आकर। यानी CUET वो एक एग्ज़ाम है जो कि आपको नीट, जेई, CA इन सब का अल्टरनेटिव आपको देता है, यानी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास में इन सब एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। कम फीस पर भी आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, ये एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, कई ऐसे कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के जो आपको आसानी से वहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। वैसे बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं जब आप CUET की तरफ देखते हैं। बिल्कुल सही सर, और एक मार्किंग स्कीम में बहुत लीनियंट है जिससे बहुत जल्दी बच्चे अच्छे से कवर कर सकते हैं। सर एक और डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि बीटेक क्या उतना अच्छा है, वैलिड है अगर CUET से बीटेक करा जाए, तो इसके बारे में क्या? बिल्कुल बीटेक CUET से कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने जब ये डिस्कस किया था, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिक कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। जैसे DU में हमने देखा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, बहुत ही कम फीस में आप बहुत ही अच्छा कोर्स उसमें कर सकते हैं जिसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बच्चों को CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो यही मेजर डाउट थे जो बच्चों के आ रहे थे। इसके अलावा जो कोर्सेज डिटेल है, मतलब जो माई एग्जाम पे आपको मिलने वाला है, तो हमारा एक कोर्स है जिसके अंदर आपको ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और जो मैथ्स और बायो के बच्चे हैं उन सभी के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट पेपर्स के साथ ही में आपको इनकी जो बुकलेट्स है वो भी मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट की सेक्शन वाइज पूरी पर्टिकुलर आपको बुकलेट्स मिलेगी। साथ ही में जो आपके डाउट्स होंगे उसके लिए हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना के रखेंगे ताकि आपके डाउट्स ईजीली सॉल्व हो जाए। तो सर यही जहाँ तक जितना अपन कर सकते थे CUET के बारे में बता सकते थे, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।